अचानक वीर के ढकेलने से कल्पना गिर जाती है और वीर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हुए कहता है, नाटक करके तुम्हें क्या मिला मुझसे यह बताओ। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं और तुम मुझे बिना किसी गलती की सजा दे रही हो। और मैं बेवकूफ़ समझ रहा था कि तुम एक सीधी सादी और इनोसेंट सी लड़की हो। कल्पना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं एक सीधी सादी और इनोसेंट सी लड़की थी, लेकिन तुम जैसे लोगों के कारण हम जैसी लड़कियों को घटिया बनना पड़ता है। अगर तुम मेरे फ्रेंड के साथ वह सब नहीं करते तो शायद आज वह मेरे साथ होती और वह जिंदा होती, और मैं जो तुमसे दुश्मनी कर रही हूँ शायद हम दोस्त होते, हो सकता है प्यार में होते। वीर एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं उस लड़की को नहीं जानता। कल्पना तुरंत कहती है, तुम कैसे जानोगे, आखिर कचरे की तरह उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर जो फेंक दिया, तो तुम्हें कैसे पता रहेगा उसके बारे में। जो चोट देते हैं उन्हें याद नहीं होता मिस्टर सिंघानिया, जो चोट खाता है उसे याद रहता है। तुमने कुछ नहीं खोया है, लेकिन मैंने अपनी इकलौती दोस्त को खोया है। वीर उसके हाथ में अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। बिना गलती के किसी दूसरे का करनी मेरे सिर पर मरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो, और तुमने नाटक करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने अब तक भी सिंघानिया का प्यार देखा है, अब तुम उसकी नफरत देखोगी। कल से ऑफिस आ जाना। यह कहकर वह उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कल्पना बस उसे जलती आंखों से देखती रह जाती है। अगली सुबह मानवी का अपार्टमेंट, अभिनय जो कि मानवी के साथ ही था, वह उसे उठाता है और कहता है, उठ जाओ, कितना आलसी बन रही हो। मानवी आलस में उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अभिनय उसके टॉप को ऊपर की ओर करता है और उसके पेट पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? कल से ऑफिस नहीं गया हूँ और ना ही मैं गया हूँ कॉलेज, तो आज तुम्हारा क्या प्लान है? मानवी उसके चेहरे को अपने पेट से हटाते हुए कहती है, मुझे गुदगुदी लग रही है। उसकी बात सुनकर अभिनय उसके पेट पर सहलाते हुए गुदगुदी करने लगता है। मानवी हंसते हुए कहती है, बस करो, मैं मर जाऊंगी, हंसी आ रही है, पेट दुख रहा है, रुको। अभिनय उसे छोड़ देता है और उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे छोड़कर जाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। मानवी कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? जितना समय हमारे पास है हम बड़ी खुशी के साथ बिता लें। अब बस करो, चलो कॉलेज चलेंगे। मैंने तो अपना प्रोजेक्ट भी जमा किया है। उसकी बात सुनकर अभिनय भी कहता है, हाँ चलो। फिर दोनों रेडी होकर कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। अस्तित्व का विलाप। अवनी नींद में से उठती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, वेद, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। टेला कोई है? अस्तित्व जो कि उसकी हरकतों को बैठे देख रहा होता है, वह अपनी जगह से खड़ा होता है।
और उसके पास जाकर उसके चेहरे को एक हाथ से पकड़कर कहता है, ना ही यहाँ कोई टेला है और ना ही यहाँ पर कोई भेद, यहाँ पर सिर्फ अस्तित्व है। नाम भले ही भरोसे लायक हो, लेकिन मैं भरोसा किसी पर भी नहीं करता। और आइंदा से अगर तुम्हारे मुंह से उस लड़के का नाम निकला तो मुझसे बुरा और तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ सुनकर आनी जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और उसे देखकर उसे जल्दी से धक्का देकर कहती है, हाउ डू यू। मैंने कहा था ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, मैं जिसका चाहे उसका नाम ले सकती हूँ क्योंकि यह मेरी जुबान है। अस्तित्व उसे इग्नोर करके सोफे पर जाकर बैठता है और फिर एक बटन प्रेस करता है, जिसके साथ ही बहुत सारी मेड अंदर आ जाती हैं और सभी एक कतार में सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। अस्तित्व उन सब की तरफ देखकर कहता है, इसे अच्छे से नहलाओ और रेडी करके डाइनिंग टेबल पर ले आओ। यह कहकर वह उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ऑनी सबकी तरफ देखकर कहती है, तुम सबको यहाँ पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चले जाओ, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। और उससे कह देना मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर उनमें से एक मेड कहती है, मैम, अगर आपने बॉस की बात नहीं मानी तो हो सकता है वह हमें पनिशमेंट दें, इसलिए हमें हमारा काम करने दीजिए। ऑनी अपनी आँखों को राउंड राउंड घुमाती है और फिर कुछ नहीं कहती तो सभी में डाकर उसे रेडी करते हैं। ऑनी अपना मुंह बनाते हुए सीधे नीचे आ जाती है। उसने एक हाफ शोल्डर जानबूझकर चूज की थी क्योंकि उसके सीने पर जो वेद का नाम था वह साफ नज़र आ रहा था। जब वह नीचे आती है तो देखती है वहाँ पर एक आलीशान सा डाइनिंग हॉल था। वह जाकर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाती है। अस्तित्व वहाँ पर आता है और एक पल के लिए ऑनी को बस देखता रह जाता है। उसके आने के बाद कुछ देर में अर्णव भी आ जाता है और वह ऑनी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। अस्तित्व जोर से कहता है, अपना अपना नाश्ता शुरू करो। ऑनी कुछ नहीं खाती तो अस्तित्व कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? उसकी बात सुनकर अर्णव जहाँ उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है तो वहीं ऑनी का मन कर रहा था कि वह खाने की प्लेट उठाकर अस्तित्व के सिर पर दे मारे। वह अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, मेरे पास हाथ हैं, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भाड़ में जाओ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश भी मत करना। और दूसरी बात, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, 2 दिन हो गए हैं मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। अस्तित्व कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जी हुजूरी करने के लिए नहीं लाया हूँ, तुम्हें अपने पास रखने के लिए लाया हूँ। ऑनी कहती है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो। मुझे तो इतना पता है कि तुम चाहे जो करना चाहो, वेद मुझे यहाँ से ले जाएगा। अगर वो नहीं आया तो मेरा भाई सौर्य मुझे यहाँ से ज़रूर लेकर जाएगा। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ
बहुत शौक है ना हर बार मुझे किडनैप करने का। सारी ख्वाहिश एक साथ निकाल कर रख दूंगी। अर्नव, जो कि थोड़ा शार्ट टेम्परेड था, वह कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकती हो? तुम्हारे बोलने से मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर आस्तिक तो अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, तुम जैसा इंसान बाहर आता ही क्यों है? अपने कमरे में रहा करो। अर्णव कहता है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑनी गुस्से से कहती है, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं चली। यह कहकर वह अपनी जगह से खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। आस्तिक तो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगता है। इस दौरान ऑनी का हाफ शोल्डर थोड़ा सा और नीचे हो गया था, जिस कारण वेद का नाम उसके सीने पर चमक रहे थे और अर्णव गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। फिर भी वह अपने हाथों को टेबल पर मारता है और वह बाहर की तरफ निकलकर वहां से चला जाता है। आस्तिक उसे कमरे में लाता है और बेड पर बैठाते हुए उसकी तरफ देखता है। उसकी नज़र ऑनी के सीने पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह एक नज़र ऑनी को देखता है। ऑनी उसकी नज़रों का पीछा करती है तो उसकी नज़र उसके सीने पर थी। वह अपने हाथों से उसे ढकते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसे एक लड़की को घूरते हुए? आस्तिक कहता है, घूर नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऑनी खड़ी होती है और तुरंत बाथरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद वह बाथरोब पहनकर बाहर आती है। आस्तिक तो उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी ऑनी को अपने एड़ी के पास बने पंजे में बहुत ही तेज दर्द होता है। वह अपने पैरों को पकड़कर बैठ जाती है। आस्तिक जब उसके पैर पर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है और ऑनी के बाहों को पकड़ता है और उसे बेड पर बैठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ऑनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, यह तुम्हारी क्या बदतमीजी है? आस्तिक बेशर्मी से कहता है, मैं बस यह सोच रहा था, देखने में तो तुम इतनी टेस्टी हो, खाने में और भी ज़्यादा होगी। ऑनी का तो पूरा दिमाग घूम जाता है। वह उसके चेहरे पर एक बहुत तेज का थप्पड़ जड़ देती है। आस्तिक उसके जबड़े को कस के पकड़कर अपनी पकड़ और उसमें मजबूत करते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आज तक किसी ने मुझ पर उंगली भी नहीं उठाई और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ऑनी कहती है, बेशर्मी भरी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और जहाँ तक बात है थप्पड़ की, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूँ। मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आस्तिक जिसकी नज़र सिर्फ उसके हिलते हुए होठों पर थी, अचानक उसके मन में उसके होठों पर किस करने का ख्याल आता है। वह उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है तो ऑनी उसे धक्का देते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे। आस्तिक जो कि उससे दूर हो गया था, वह अपने ख्यालों को झटकता है और ऑनी की तरफ देखकर कहता है, बहुत हो गया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अस्तित्व चीज़ क्या है।
यह कहकर वह उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो ओनी उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारती है और जल्दी से भागते हुए बाथरूम में जाने लगती है। तो अस्तित्व उसे कमर से पकड़कर फिर से बेड की तरफ लेके आ जाता है। इस बार ओनी रोते हुए कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझ पर किसी और का हक है। अस्तित्व उसके कान के पास जाकर कहता है, तुम जिसके पास रहो सिर्फ उसी का तुम पर हक है। यह कहकर वह उसके कान पर किस करता है तो ओनी बेड के पास रखे फूड बास्केट से जल्दी से नाइफ निकालती है और उसे अस्तित्व के हाथ में मार देती है, जिस कारण अस्तित्व के हाथों से खून निकलने लगता है और अन्नी जल्दी से उसे खुद से दूर ढकेल देती है। उसके बाद वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, सब तुम्हारे कारण हुआ है बेल। मेरी ज़िंदगी पहले क्या थी और अब तुम्हारे कारण क्या हो गई है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मन कर रहा है कि यहीं पर अपनी जान दे दूं। मैं एक ऐसे दलदल में फंस कर रह गई हूँ कि निकलना चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही। बहुत हो गया है, कहकर वह उस चाकू को अपने हाथ में रखती है, जिसे देखकर अस्तित्व कहता है, बेवकूफ़ लड़की, पागल की तरह हरकतें करना बंद करो, चुपचाप उस चाकू को फेंक दो, नाटक मत करो। ओनी जब अस्तित्व को डरा हुआ देखती है तब वह हंसते हुए कहती है, मेरे मरने के बाद दुश्मनी कर लेना, क्योंकि मैं सब लोगों की दुश्मनी का जरिया नहीं बनना चाहती। उस लड़के ने मेरे बाप से दुश्मनी के लिए मुझे अपने करीब किया और तुम उस लड़के से दुश्मनी करने के लिए मुझे अपने करीब कर रहे हो। मैं किसी का कंधा नहीं बनना चाहती जिसके कंधे पर तुम लोग बंदूक रखकर किसी और को निशाना बनाओ। अलविदा करो दुश्मनी, जितनी करनी है कर लेना। यह कहकर वह चाकू को अपने हाथ में चला देती है। उसके हाथों से बहुत तेज़ी से खून निकलने लगता है। यह देखकर अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हिल मैनसन बेड, जो कि पिछले रात से अपने सीक्रेट रूम में था, उसकी आंखें खुल जाती हैं, जो पूरी तरीके से आंसुओं से भरी थीं और लाल हो चुकी थी। वह जल्दी से बाहर आता है तो देखता है वहाँ पर ऐश्वर्या और सौर बैठे हुए थे। सौर जब वेद को देखता है तो कहता है, हम लोग कल रात से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या कर रहा था वहाँ पर। वेद कहता है, मैंने अपने लोगों को ओनी को खोजने के लिए भेजा है और मैं खुद अपनी ताकत के जरिए उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। सौर कहता है, कुछ पता चला। वेद कहता है, उसकी जान खतरे में है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और दिल में भी, कहकर वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। तो ऐश्वर्या कहती है, पता चला वो कहाँ है। वेद कहता है, पता है, चलो चलते हैं। यह कहकर वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ ऐश और काया घर पर बैठे हुए थे। ऐश कहता है, समय आ रहा है वेद को सभी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से सौंप देने का और उसे पूरी तरीके से उस दुनिया का राजा बना देने का। काया कहती है, लेकिन इस दौरान उसे किसी से प्यार न हो जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ा कांड हो सकता है। एस कहता है,
ऐसा कुछ नहीं होगा। बेत इतना लापरवाह नहीं है। उसे मैंने इन सब के बारे में पहले ही बता दिया है। पीछे से हर्ष आते हुए कहता है, लेकिन जो अपना दिल हार चुका है और शायद वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब एक ऐसा जंग शुरू होने वाला है जो पता नहीं कितने लोगों को अपने साथ ले डूबेगा। एस कहता है, हमारे होते हुए हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। काया उसका साथ देते हुए कहती है, और ना ही हम उन्हें कुछ भी होने देंगे।